पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कैसे किसी वेक्टर स्पेस को देखते ही या थोड़ा सा विजुअलाइज करके ही उसके डायमेंशन के बारे में कैसे बता सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और प्रॉब्लम्स, ताकि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज कंसिडर W1 as this space and W2 as this space, where W1 denotes all polynomials in P20R. P20R means polynomials with degree less than or equal to 20, such that it satisfies P1 equals to 0, P half equals to 0, and etc. etc. Similarly, W2 is defined. अब क्वेश्चन ये है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड करेंगे। सो W1 इंटरसेक्शन W2 विल बी, W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स रहेंगे जो W1 में भी है और W2 में भी है, यानी कि ऑल दोस P बिलोंग्स टू P20R सच दैट P1 equals to 0. So first we will write the conditions in W1. P half equals to 0, P5 equals to 0, P7 equals to 0. Now come to W2. So P half equals to 0, and since this is already here, now P3 equals to 0, P4 equals to 0, and P7 equals to 0. P7 is already there. So dimension of W1 intersection W2 क्या होगा? जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, इस टाइप के केस में क्या होता है, इट्स डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P20R माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। और PNR का डायमेंशन क्या होता है, n+1, तो P20R का डायमेंशन क्या होगा, 20+1। अब यहाँ पर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। दिस मीन्स दिस डायमेंशन इज 21 minus 6, that is 50. Next let us come to the next problem. We have to find the dimension of W x, y, z belongs to R3 such that these three equations are satisfied. So as the previous one, in this case also dimension of W will be dimension of R3 minus number of linearly independent equations. अब ज़रूरी नहीं है कि तीनों इक्वेशन से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, यानी कि इन तीनों में से कितने इक्वेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस अमॉन्ग x plus 2y plus z equals to 0, 3x plus 3y minus z equals to 0, and x plus, हम लोग क्या करेंगे, x plus by plus cz, इस इक्वेशन को हम लोग इस नज़रिए से देखेंगे, a b c, दिस इज इन R3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को R3 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वी हैव टू फाइंड number of linearly independent vectors among, तो इस इक्वेशन कैसे दिखने में होगा, ये इक्वेशन अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 2 1 3 3 minus 1, और थर्ड वाला होगा 1 1 minus 3। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, इन तीनों में से कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने क्या किया, इस इक्वेशंस को R3 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि R3 में इन तीनों में से कौन कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर दिस कंसीडर, अब इन तीनों में से कौन से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर A as 2 2 1 3 3 minus 1 1 1 minus 3। ए क्या है,
एक एक कॉलम्स जो है सर वेक्टर्स, उस कॉलम्स आर दिस वेक्टर्स। तो अब ए में ए के कितने कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये कैसे जानेंगे? ये जानेंगे ए को रो रिड्यूस करके, यानी कि जैसे अगर हम लोग रो रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस 1/2 R1। तो रो रिड्यूस करने के बाद ए कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस रो रिड्यूस्ड फॉर्म से हम लोग कह सकते हैं कि ए का रैंक क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये एक है और ये एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है तो ए का रैंक भी 2 ही होगा। और रैंक का मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स लिखेंगे। दिस मीन्स, लेकिन ए के कॉलम्स क्या थे? ए के कॉलम्स ये थे 2 2 1 3 3 -1 and 1 1 -3। दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द सेट 2 2 -1 3 3 -1 1 1 -3 is 2। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W फाइनली, डायमेंशन ऑफ W क्या था? डायमेंशन ऑफ R3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। और हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बचे? 2। तो डायमेंशन ऑफ R3 हो गया 3 और यहाँ पर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन तो 3 - 2, यानी कि डायमेंशन ऑफ W हो गया 1। अक्सर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि 3 इक्वेशंस देख के ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस 3 पुट कर देते हैं। लेकिन हमें पहले चेक करना होगा कि वाकई तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए इज गिवन इन दिस वे, हमें क्या फाइंड करना है? v x y z इन R3, v दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है v का डायमेंशन। तो v क्या है? x y z इन R3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वॉल्व है ना, हमें डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना है और बी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वॉल्व है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? अगर हम लोग लास्ट रो के टर्म में एक्सपैंड करते हैं तो x इंटू समथिंग 3 - 2 माइनस y इंटू डिटर्मिनेंट ए हो गया x माइनस वाई। तो अगर v को हम लोग रिराइट करते हैं, अभी v क्या था? एक्स वाई से बिलोंग्स टू R3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। लेकिन हमने तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? सच दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और हमें पता है इस टाइप के केस में v का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। दिस मीन्स 3 माइनस, अब कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है? क्योंकि एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन है तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तो ये होगा 3 - 1 यानी कि 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो वेक्टर स्पेस को, उससे कैसे आसान से आसान तरीके में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ MNR। हमें देखना होगा इन चारों में से कौन कौन सा सबस्पेस फॉर्म कर रहा है MNR का। तो हमें पता है सबस्पेस का डेफिनेशन क्या है कि अगर A और B W में है तो A प्लस B भी W में होना चाहिए, और अगर C स्केलर है और A W में है तो C A भी W में होना चाहिए। ये है सबस्पेस का डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन कौन सा सबस्पेस का डेफिनेशन हो मान रहा है और कौन कौन सा नहीं मान रहा है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि W1 ये दिया हुआ है, A बिलोंग्स टू MNR सोचते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 0। MNR क्या था? ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस।
अब देखिए W1 सबस्पेस हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग A को ये लेते हैं 1 0 0 0 और B को ये लेते हैं 0 0 0 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 0 हो रहा है। दिस इम्प्लाइज कि A W1 में है, क्योंकि W1 में तभी रहेगा जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, और B भी W1 में है क्योंकि B का भी डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। बट A प्लस B क्या हो रहा है, A प्लस B हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B क्या हो रहा है 1, यानी कि नॉन ज़ीरो है। अब क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो A प्लस B W1 में नहीं है, हेंस W1 इज नॉट अ सबस्पेस। क्योंकि सबस्पेस होने के लिए क्या ज़रूरी है, जब भी दो वेक्टर्स A एंड B W में है तो A प्लस B भी W में है, लेकिन यहाँ पर वो होल्ड नहीं हो रहा है, हेंस W1 इज नॉट अ सबस्पेस। नॉट अ सबस्पेस ऑफ एमिनार। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, W2 इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू MNR सच दैट ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0। ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा, ऐसे से करेंगे इस डेफिनेशन से। तो देखिए अगर A, B W2 में है, दिस इम्प्लाइज A का ट्रेस और B का ट्रेस दोनों ही 0 है। अब A प्लस B W2 में कब रहेगा, अगर ट्रेस ऑफ A प्लस B 0 होता है। लेकिन हमें पता है, वी नो वी हैव ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ A 0 है, ट्रेस ऑफ B 0 है। अब क्योंकि ट्रेस ऑफ A प्लस B 0 हो गया तो A प्लस B W2 में है। सिमिलरली अगर C R में है और A W2 में है तो हमें क्या मिलेगा, C A W2 में। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अगर A B W2 में है तो A प्लस B भी W2 में है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हेंस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ MNR। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या था, all those matrices such that A is invertible। W3 equals to A belongs to MNR such that A is invertible। W3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A is invertible means determinant of A is non-zero। अब देखिए कि जब भी कोई सेट सबस्पेस होता है ना, a necessary condition for W being a subspace of B is 0 element must belongs to W। कि अगर W सबस्पेस होता है तो 0 जो एलिमेंट है वो W में रहना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 W में रहने से ही W सबस्पेस बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर W सबस्पेस होता है तो 0 W में रहना ज़रूरी है। अब देखिए 0 मैट्रिक्स जो है, 0 मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 मैट्रिक्स का 0। एंड दिस इम्प्लाइज क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 मैट्रिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू W3 and this means that W3 cannot be a subspace, क्योंकि हमें पता है सबस्पेस होने से 0 एलिमेंट रहना ज़रूरी है। cannot be a subspace of अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स सच दैट Aij इक्वल्स टू ARS वेन एवर I प्लस जे इक्वल्स टू R प्लस एस। ये कंडीशन दिया हुआ है हमें बेसिकली, और हमें पूछा गया है कि अगर H बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सच 4x4 मैट्रिसेस तो H का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे, ना कि सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे।
तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम को हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब भी डायमेंशन या बेसिस हमें फाइंड करना होता है हम लोग क्या करते हैं, लेट एच ए बिलोंग्स टू एच, और ए क्या है, एक ए आई जे 4x4 मैट्रिक्स। गिवन कंडीशन जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे। गिवन कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल्स टू ए आर एस वेन एवर आई प्लस जे इक्वल्स टू आर प्लस एस। तो यहाँ से हमें एक्सप्लिसिटली क्या क्या कंडीशंस मिल रहे हैं, A11 इक्वल्स टू A11, जो कि लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, A12 और A21। देखिए A11 इक्वल्स टू A11 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होता है। अब देखिए A12 इक्वल्स टू A21, ये भी ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, मीन्स 1 + 2 इक्वल्स टू 2 + 1। A13 A31 के साथ इक्वल होगा, A14 इक्वल्स टू A41 के साथ इक्वल होगा, A15 भी A51 के साथ इक्वल होगा, लेकिन ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो खुद 4x4 है। सिमिलरली A23 क्या होगा, A32 के साथ इक्वल होगा, A24 A42 के साथ इक्वल होगा, और A34 A43 के साथ इक्वल होगा। तो ये हमने लिख लिया, ये एक्सप्लिसिटली हमें क्या क्या मिल रहा है कंडीशंस। तो अगर ए एच में है तो ए देखने में कैसा होगा, ये तो 4x4 होगा ही, और साथ ही साथ हम लोग ये कंडीशंस पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे, A12 A13 A14 फॉर एनी ए बिलोंग्स टू M4R। हम लोग पहले कोई भी 4x4 मैट्रिक्स लिखेंगे, A1, तो ये कोई भी 4x4 मैट्रिक्स है। अब अगर ए एच में बिलोंग करता है तो हमें क्या पता है, एच में अगर बिलोंग करता है तो ऊपर वाले जो कंडीशंस है जो दिए हुए हैं वो सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अब हम लोग इस कंडीशंस को यूज़ करेंगे, ये जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसे यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसे यूज़ करने के बाद A12 और A21 की जगह पे भी क्या रखेंगे, A12 रखेंगे, A13 और A31 की जगह पे भी क्या रखेंगे, A13, A14 और A41 की जगह पे भी क्या रखेंगे, A14। फिर आते हैं A22 ऐसे ही रहेगा, A23, तो इस कंडीशन से हमें देख सकते हैं A23 क्या हो जाएगा, A23 तो A23 है, A32 भी क्या हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A24 और A42 सेम है, यानी कि यहाँ पर A24 ही रख देते हैं और A42 की जगह पे A24 करते हैं, और फिर A33 ऐसे ही रह जाएगा, A34 और A43 सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी A34 और A44 जैसे वैसे। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये अगर H में होगा तो हम लोगों ने ये कंडीशंस यूज़ किए, ये जो कंडीशंस आपको दिख रहे हैं ये सभी कंडीशंस हमने पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एच क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एच यहाँ पर देखिए इन दो के लिए एक मैट्रिक्स मिलेगा, इन दो एंट्रीज के लिए एक मैट्रिक्स मिलेगा, A13। इनफैक्ट डायमेंशन ऑफ एच हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एच, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एच, सॉरी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। अब देखिए 4 डायगोनल के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, 4, और जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, यानी कि ये वो पेयर में है। तो पहले मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज कितने होते हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं 4² - 4। अब जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो पेयर में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 10। सो डायमेंशन ऑफ H विल बी 10। अब हम लोग चेक करेंगे कि S1, S2 और S3 जो 3 गिवन सेट्स हैं
उनमें से कौन कौन से वेक्टर स्पेस है और कौन कौन से नहीं है। तो देखिए हमें इन तीनों को सबस्पेस चेक करेंगे। ये तीनों क्या है, इन तीनों को ही सबस्पेस चेक करेंगे, यानी कि सबस्पेस कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं। तो फर्स्ट केस में अगर f और g S1 में है तो a प्लस जी भी S1 में होगा, और अगर c स्केलर है और f S1 में है तो cf भी S1 में होगा। ये हम लोग चेक कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट S1 इज अ सबस्पेस। किसका सबस्पेस है? ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to R, और ये खुद एक वेक्टर स्पेस है। दिस implies that S1 itself is a vector space. तो हमें क्या पता चला कि S1 एक वेक्टर स्पेस है। अब देखते हैं S2। G such that limit x tends to 1 gx equals to 1। अब देखिए कि अगर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर G S2 में है और C कोई भी स्केलर है तो CG भी S2 में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होल्ड हो रहा है। क्यों? टेक C इक्वल्स टू 2 और G S2 में लीजिए। तो G S2 में है, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 1 gx इक्वल्स टू 1, बट लिमिट x टेंस टू 1 2gx ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 1 gx, एंड दिस मीन्स दैट 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, एंड दिस मीन्स दैट 2g डज नॉट बिलोंग्स टू S2। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि S2 इज नॉट अ सबस्पेस। S3 क्या है? अब देखते हैं S3 सबस्पेस है कि नहीं। तो S3 क्या है? S3 इक्वल्स टू H such that limit x tends to 1 hx exists। तो S3 सबस्पेस कब होगा? S3 सबस्पेस होगा अगर f g S3 में है तो a प्लस जी भी S3 में होगा, और C अगर स्केलर है और f S3 में है तो CF भी S3 में होगा। अब इनफैक्ट दिस होल्ड्स बट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। क्यों? क्योंकि अगर f S3 में है मतलब f का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, g भी S3 में है मतलब g का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और फिर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली सेकंड कंडीशंस भी होल्ड करेगी इस केस में। तो इस केस में क्या होगा? S3 इज अ वेक्टर स्पेस। Now let's look at this special problem. It is given that C be a n cross n matrix, and we are considering the space so W equals to span of I C C square dot dot dot. Now the question is, can we say anything about this dimension of W? Now since note that in the W equals to span of infinitely many terms, right? I C square C square infinitely many terms. तो ये हमें लग सकता है कि W का डायमेंशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन क्या हम लोग कुछ कह सकते हैं W का डायमेंशन क्या होगा? देखिए, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इस इंसान को देख के ही उसके हाइट के बारे में बताने के लिए, तो आप ऐसा सिचुएशन अराइव कर सकता है कि आप उसका हाइट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप जो बता पाएंगे वो है कि ठीक है, मैं हाइट नहीं गेस कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उसका हाइट जो होगा वो 7 फीट से ज़्यादा नहीं होगा या 8 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या हम लोग कुछ कह सकते हैं कि ठीक है, W का डायमेंशन हमें पता नहीं, लेकिन W का डायमेंशन हमेशा किसी ना किसी चीज़ से छोटा होगा। इनफैक्ट यस, हेयर डायमेंशन ऑफ W will always be finite. Dimension of W is finite, and
और सिर्फ यही नहीं, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमेशा n से छोटा होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा? एनीथिंग, बट कैन वी से एनीथिंग अबाउट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू? Can we say more about dimension of W? That is, dimension of W equals to exactly what? क्या होगा exactly क्या होगा? हमने बस अपर बाउंड फाइंड किया। तो देखिए W जो है वो C के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना? तो C क्या है? अगर C चेंज होता है तो W का भी डायमेंशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C को एक 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ तो W क्या हो जाएगा? स्पैन ऑफ I 0 0 स्क्वायर। दिस मीन्स W विल बी स्पैन ऑफ I। दिस मीन्स दैट डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू 1। ऑन द अदर हैंड अगर C को मैं ये लेता हूँ, C को अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ 0 0 1 1 0, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि C स्क्वायर I हो जाएगा। तो इस केस में W क्या होगा? स्पैन ऑफ I C C square C cube। This means that it will be span of I C, लेकिन C स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा? I, और क्योंकि C स्क्वायर I है तो C क्यूब क्या हो जाएगा? C। तो it will oscillate and this means that it is same as span of I and C and this means the dimension of W equals to 2। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो C के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो हम कह सकते हैं वो ये है कि C चाहे कुछ भी हो, C जो मैट्रिक्स वो चाहे कुछ भी हो, W का डायमेंशन हमेशा n से छोटा होगा, वेयर C इज़ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि B अगर ये मैट्रिक्स है तो W क्या, और W दिया हुआ है स्पैन ऑफ I B B स्क्वायर डॉट डॉट। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा? फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम हम ये बता सकते हैं, फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम सिंस B इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W पक्का 3 से छोटा होगा। लेकिन डायमेंशन ऑफ W एग्जैक्टली क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ W एग्जैक्टली क्या होगा वो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर B इज गिवन। तो चलिए देखते हैं। B है 0 1 0 0 0 1 1 0 0, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर होगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड फाइनली B क्यूब विल बी you can calculate that B cube will be I। तो W क्या होगा? W क्या था? W ये था स्पैन ऑफ I B B स्क्वायर B क्यूब B टू द पावर 4। क्योंकि B क्यूब आइडेंटिटी हो गया तो ये B स्क्वायर, अब B क्यूब के बाद से ये फिर से ऑसिलेट करने लगेगा, तो W बस होगा स्पैन ऑफ I B स्क्वायर। क्योंक't I B और B स्क्वायर तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम लोग देख सकते हैं। तो W का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 3। तो ऐसे हमने देखा वेक्टर स्पेस रिलेटेड, इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर स्पेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कैसे सॉल्व करना होता है। इनफैक्ट अगर आपको ये दो लेक्चर में आप अगर ये दो लेक्चर्स अच्छे से करते हैं तो आपको वेक्टर स्पेस रिलेटेड प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी।